अस्सलाम है। और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के वीडियो में आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो इसके प्रॉब्लम्स चैप्टर एंड में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी हम पिछली वीडियो में पूरे चैप्टर की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। तो आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11.1, उसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पूछ रहे हैं, पहले पार्ट में ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें दिया हुआ है 98.4। अब वो कह रहे हैं कि सेल्सियस स्केल पे या सेंटीग्रेड स्केल पे ये टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें सिंपल इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर की वैल्यू बताएं, यानी कि वो डिग्री की वैल्यू बताएं कि जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो है वो कोइंसाइड करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम 11.1 के पहले पार्ट में हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ था, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर निकालना था। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ डेटा में इंडिकेट की हुई है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें एक ऐसा टेम्परेचर निकालना है जो कि जिस पे जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे और डिग्री सेल्सियस स्केल पे दोनों कोइंसाइड कर जाएं, दोनों सेम या दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास जो बुक में इक्वेशन 11.1 है, वो हमें जो है वो उसमें से हमें, यानी कि वो हमें कन्वर्जन दिया हुआ है। हमें फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू दी हुई है, वो सिंपल टी डिग्री एफ़ की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके जो है वो टी डिग्री सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी इक्वेशन 11.1 का इस्तेमाल करते हुए हम वो टेम्परेचर भी निकालेंगे जिस पे ये दोनों स्केल्स जो है वो कोइंसाइड करेंगे। सिंपल इसमें अब टी डिग्री एफ़ और टी डिग्री सी की जगह पे हम इक्वेट कर देंगे इसको टी के साथ, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हमने इसको टी के बराबर एज्यूम किया है। और टी के साथ इक्वेट करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो कि बराबर आएगी -40 डिग्री के। अब -40 डिग्री ये वो वैल्यू है जिस पे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल और सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं, या जिस पे दोनों टेम्परेचर्स बराबर होते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में ये कह रहे हैं कि एक स्टील की रॉड है। ठीक है, मटेरियल इन्होंने स्टील बताया हुआ है। स्टील की एक रॉड है जिसकी लेंथ इनकी एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर है और एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका इनिशियल टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल लेंथ या जो आखिरी लेंथ है वो इसकी क्या होगी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसका तब इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो हमें इनिशियल लेंथ यानी कि एल की वैल्यू दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर। सवाल में हमें ये दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, मटेरियल हमें स्टील का दिया हुआ है, और एल डैश यानी कि जो फाइनल लेंथ है सेकंड टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर पे उस रॉड की, वो हमें निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60 - 30 30 डिग्री से 30 सेल्सियस डिग्री का या 30 केल्विन का, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में बराबर होता है। तो 30 केल्विन का हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। अब बुक में जो इक्वेशन 11.4 दी हुई है वो हम यूज़ करेंगे, जो कि फ़ाइनल लेंथ के लिए है। उसमें हम जानते हैं कि जो एल डैश है वो बराबर होता है एल टाइम्स 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। अब इसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, एल और टी की, डेल्टा टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और एल की वैल्यू हमें दी हुई थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हमें मटेरियल बताया हुआ है स्टील। तो बुक में जो टेबल 11.1 है वहाँ से हम स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो देख लेंगे, जो कि आ रही है 1.1 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू हमने टेबल 11.1 से उठाई है जो बुक में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हमारे पास अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे सारी चीज़ों की जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो उन्हें हम राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो एल डैश की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.2000066 सेंटीमीटर।
ठीक है, बुक में एक ज़ीरो कम दिया हुआ है, बुक में आंसर थोड़ा सा गलत है, तो एल डैश की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, 0.2000066 सेंटीमीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें एक ज़ीरो कम है, ये आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरे 11.3 में वो हमसे चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहे हैं। मटेरियल इन्होंने एल्यूमिनियम बताया हुआ है और शेप भी जो है वो इन्होंने बताई हुई है कि वो एक स्फीयर है, स्फीयर जिसका रेडियस 0.4 मीटर्स के बराबर है। और हमें इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालना है जब हम इसको हीट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ये एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है जिसका रेडियस है 0.4 मीटर। इसको हीट किया जाता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हमें अब इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालना है जो हीट के नतीजे में हो रहा होगा। तो अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं वापस। ठीक है, प्रॉब्लम 11.3 में हमें मटेरियल एल्यूमिनियम दिया हुआ था, हमें डेल्टा वी निकालना है। आर की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4 मीटर और इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है उस एल्यूमिनियम स्फीयर का। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हमने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर किया है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 माइनस 0 100, और क्योंकि सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे डिफरेंस सेम ही होता है तो ये 100 केल्विन के बराबर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम का जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू जो हमें दी हुई थी वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास उस स्फीयर का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आ जाता है v = 0.268 क्यूबिक मीटर। अब हमने इक्वेशन 11.8 से हमारे पास आता है बीटा = 3 अल्फ़ा। ठीक है, बुक में जो इक्वेशन 11.8 दी हुई है वहाँ से हमारे पास आ रहा है बीटा = 3 अल्फ़ा। और बीटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें हमें क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमें बीटा की वैल्यू चाहिए होगी और बीटा इस इक्वेशन के तहत 3 अल्फ़ा के बराबर है। और अल्फ़ा की जो वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए वो बुक में जो टेबल 11.1 दिया हुआ है हमने वहाँ से उठा लिया है। ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू दी हुई है जो कि है 2.4 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन 11.8 में जब रखेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7.2 10⁻⁻5 पर केल्विन। ये बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है फॉर एल्यूमिनियम। और अब हम जो है वो डेल्टा वी के फॉर्मूले में जो इक्वेशन 11.5 है हमारी बुक में, इक्वेशन 11.5 जो है हमारी बुक में जो कि कहती है कि डेल्टा वी बराबर है बीटा वी डेल्टा टी के। तो इसमें अब हमारे पास बीटा की वैल्यू है, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम यानी कि वी की वैल्यू है और डेल्टा टी की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो राइट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 0.0019 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। 11.4 में वो कह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होके H2 जो होता है, H2 गैस, उसमें वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं H2, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एटम नहीं है, अब दो एटम्स हैं उसमें। और टेम्परेचर उसका बताया हुआ है किस टेम्परेचर पे हमें उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है, वो 800 केल्विन है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, 11.4 में हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें गैस बताई हुई है कि वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल है यानी कि H2, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उसमें, और टेम्परेचर 800 केल्विन है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसमें इक्वेशन 11.15 जो बुक में इक्वेशन दी हुई है वो वहाँ से हमारे पास आता है PV = nRT। ठीक है, अब इसमें n जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स है जो कि बराबर होता है एज़ पर डेफिनेशन गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये mg जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वो मास है जो कि ग्राम्स में है और मॉलिक्यूलर मास किसका है, H2 का है। ठीक है, तो वो H2 नीचे वो इंडिकेट कर रहा है।
अब सिंपल हमने जो मॉलिक्यूलर मास था उसको m से हटा के उसको r के नीचे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसके नीचे हमने इसको रख दिया है, जिससे अब ये कन्वर्ट हो जाता है गैस कांस्टेंट में। इसी वजह से जो अगला वाला स्टेप है उसमें ये जो है वो r के साथ आ रहा है। ठीक है, जो अगला वाला स्टेप है उसमें अब r के साथ H2 लिखा हुआ है, यानी कि अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये हाइड्रोजन गैस के लिए अब स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है ये। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का गैस कांस्टेंट है। ठीक है, मास अभी तक यहाँ पे ग्राम में ही है। अब क्योंकि मुझे आगे इसको यहाँ से मुझे डेंसिटी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेंसिटी में जो मास यूज़ होता है वो किलोग्राम होता है। तो ये मास इन ग्राम हमें दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि इक्वेशन बैलेंस स्टेट में है, तो जब मैं एक तरफ 1000 से डिवाइड करूँगा तो मुझे दूसरी तरफ भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इस मास इन ग्राम को 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये मास इन केजी बन जाएगा, यानी कि अब सिंपल mg के बजाय अब ये सिंपल m हो जाएगा, जो कि मास है इन केजी। और जो pv के नीचे 1000 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब अगले स्टेप में मैंने ये किया है कि जो प्रेशर के साथ जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा था उसे राइट हैंड साइड पे ले आया हूँ, तो वो डिवाइड होगा जब यहाँ राइट हैंड साइड पे आएगा, और उसको हमने मास के नीचे सेपरेट करके रख दिया है। ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया ताकि क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में P/1000 इज़ इक्वल्स टू ये m/v जो है वो इसको रो यानी कि डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया है, बाकी RH2T ये जो है वो आगे ये एज इट इज़ आ गया। और यहाँ से मैंने जो है वो P/ρ की वैल्यू निकाल ली है, और 1000 जो इधर डिवाइड हुआ था उसको दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे ले जाके उसको वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास P/ρ की एक इक्वेशन आ गई जिसे मैं इक्वेशन A का नाम दे रहा हूँ। अब इक्वेशन 11.21 जो बुक में दी हुई है उसके हिसाब से P/ρ जो है वो बराबर है 1/3 v बार स्क्वायर के। ठीक है, ये P = 1/3 रो v बार स्क्वायर था। यहाँ से रो जो राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसको जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया है, तो P/ρ वहाँ से हमारे पास आ जाता है 1/3 v बार स्क्वायर। अब ये P/ρ की जो ये वाली इक्वेशन है, इसको ऊपर वाली जो इक्वेशन A है उससे जब हम इक्वेट करते हैं, उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेट हो जाएंगी। इसमें जो हाइड्रोजन का जो गैस कांस्टेंट था उसको दोबारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में जो है वो कर दिया है। ठीक है, और बाकी जो 3 है वो उस तरफ एज इट इज़ अभी डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद ये किया है कि R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमें पता है, बुक में भी दी हुई है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। टेम्परेचर की वैल्यू हमें 800 केल्विन दी हुई थी, उसे यहाँ पे रख दिया है। 1000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, अब हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और 2 उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो एक एटम का जो मास इधर डिवाइड हो रहा था उसको दूसरी तरफ ले जाके हम जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो अच्छा जो वैल्यू हमारे पास आएगी ऑब्वियसली उसका रूट लेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और अब ये देखें ये रूट, ठीक है, फिर ये मीन वेलोसिटी और फिर ये उसका स्क्वायर, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये जो है वो ये इस तरह से ये आ रहे हैं। तो जो वैल्यू आएगी जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जिसका टेम्परेचर 800 केल्विन पे है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 11.5 में वो कह रहे हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दो टेम्परेचर्स पे हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल आइडियल गैस की जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है वो हमें निकालनी है एट दीज टेम्परेचर्स। इन्हीं टेम्परेचर्स पे हमें पर मोल भी एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो 11.5 में जो हमें सवाल दिया हुआ है वो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पार्टिकल्स की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड को, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं उसमें हमें केल्विन में ही टेम्परेचर यूज़ करना है, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर्स हैं सिंपल उनका जो केल्विन इक्विवेलेंट है वो हमने आगे यहाँ पे निकाल लिया है। सिंपल ऐड कर देंगे 273 जो सेल्सियस वाली वैल्यू है उसमें, तो हमारे पास ये केल्विन में टेम्परेचर्स आ जाएंगे। ठीक है, और पार्ट बी में हमें काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है, तो सिंपल उसमें भी यही चीज़ है। अच्छा, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। इक्वेशन 11.25 जो बुक में दी हुई है वहाँ से हमारे पास जो है वो इक्वेशन है हाफ एम वी बार स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 3/2 kT, और हम ये जानते हैं कि हाफ एम वी बार स्क्वायर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज है तो काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज होगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो 3/2 kT जो है, इसमें k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों को याद भी होनी चाहिए 1.38 10⁻⁻23, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, ये याद होना चाहिए। तो k की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, और टेम्परेचर की जो हमें वैल्यू दी हुई थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में 273 बनती है, तो वो यहाँ पे हमने रख दी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल है। ठीक है, और इसी तरह सेम यही काम जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी हमें रिपीट करना है। ठीक है, और बस इसमें ये है कि अब टेम्परेचर की जगह पे जहाँ पे हमने 273 लिखा था वहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर आएगा, तो वो 323 वहाँ पे आ जाएगा। और वो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, वो हमारे पास ये आ जाएगी 6.686 10⁻⁻21 जूल्स। तो पार्ट ए इसका कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी में हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी थी। तो पर मोल का मतलब यानी कि एक मोल, और हम एवोगैड्रो ने हमें बताया है कि एक मोल जो है वो किसी भी आइडियल गैस का उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.022 10⁻23, यानी कि किसी भी आइडियल गैस के एक मोल में टोटल जो है वो 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ऊपर जो हमने काइनेटिक एनर्जीज़ निकाली थी वो एक पार्टिकल की थी, जब हम उसको इस तादाद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे मोल के लिए यानी कि एक मोल के लिए आ जाएगी। तो सिंपल ऊपर जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ जाएगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 3403.09 जूल्स पर मोल। और यही काम हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी करना है। जो हमारे पास 50 वाली जो काइनेटिक एनर्जी आई थी उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लिए। ठीक है, जो कि आ रहा है 4026.37। तो ठीक है, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल के लिए हम पहले बुक में सवाल पढ़ लेते हैं कि वो सवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, 11.6 में ये कह रहे हैं कि एक 2 kg का इन्होंने हमें मास दिया हुआ है। 2 kg का आयरन ब्लॉक है, यानी कि मटेरियल क्या है, आयरन। ठीक है, 2 kg का आयरन ब्लॉक है जिसे फर्नेस से निकाला गया है, और जिस वक्त उसको फर्नेस से निकाला गया उसका जो टेम्परेचर, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, यानी कि मटेरियल का मास और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, और मटेरियल भी बताया हुआ है कि वो आयरन है। इसको निकालने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े आइस के बर्फ़ के बॉक्स पे बर्फ़ के ब्लॉक पे जो है उसको रखा है, और ऑब्वियसली वो बर्फ़ है तो उसका जो टेम्परेचर इन्होंने बताया हुआ है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो हमारे पास उसका जो टेम्परेचर आता है फ्रीजिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर कह सकते हैं, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो ब्लॉक ऑफ आइस है, एक तो वो ये कि वो बहुत बड़ा है ब्लॉक ऑफ आइस, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे है। आगे इन्होंने मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया है कि आप ये अज्यूम करें कि उस आयरन के पीस ने जितनी भी हीट जो है वो रिलीज़ की है वो सारी की सारी आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल हुई है, यानी कि आइस जो है वो अभी पूरा मेल्ट नहीं हुआ, वो अभी यानी कि हो सकता है वो बाकी हो। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा है, उससे चेंज नहीं हुआ। और मतलब वो यहाँ पे असल में ये एक और कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में शायद रह गया है, उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो
इसमें ये है कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटीज़ होती हैं वो दो किस्म की होती हैं हर मटेरियल के लिए। उसमें जो है वो जब हम किसी यानी कि ऐसी हीट कैपेसिटी जिसमें वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, ठीक है, उसका फेज़ चेंज ना हो रहा हो, यानी कि उसकी जो मतलब वो कन्वर्जन ना हो रहा हो सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, तो ऐसे केस में हमारे पास फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस्तेमाल होती है जो फार्मूलाज हमने इस बुक में देखे भी हैं। लेकिन जहाँ पे फ़ेज़ चेंज हो रहा होता है, अच्छा फ़ेज़ चेंज होते वक्त जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जैसे कि जब सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहा होता है लिक्विड में, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले तो वो पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट होगा लिक्विड वाटर में, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जिस वक्त वो मेल्ट हो रहा होता है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, और उस वक्त जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें ये कहलाती है। तो इस दौरान जो है वो ये मतलब ये लेटेंट हीट्स हैं और एक होती है हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और ये बता रहा है कि मतलब लिक्विड वाटर ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की कि उसका टेम्परेचर बढ़े, ये सारा का सारा जो है वो लेटेंट हीट में गया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मच आइस इज़ मेल्टेड, हमें आइस का जो मास है ना वो पता लगाना है कि वो कितना जो है वो मेल्ट हुआ है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो 11.6 में हमें जो आयरन का जो मटेरियल था उसका मास हमें दिया हुआ था, उसका इनिशियल टेम्परेचर हमें ये 650 दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर हम जानते हैं कि क्योंकि आइस पूरा का पूरा अभी मेल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और जैसा कि हमें सवाल से पता चला है, तो जो इस मेटल का भी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुक जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो फिर हीट स्टिल ट्रांसफ़र हो रही होगी टुवर्ड्स द आइस, और अगर इससे कम तो जा नहीं सकता क्योंकि आइस का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो आयरन वाला जो मास होगा उसका फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ठीक है। तो हमें मास ऑफ आइस निकालना है। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये गूगल से हम सर्च करते हैं तो हमारे पास आती है 336 किलो जूल्स पर केजी। किलो जूल्स मतलब कि 1000 जूल्स पर केजी। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल होगा। जितनी भी हीट आयरन ने लूज़ की है वो सारी की सारी गेन की है आइस ने मेल्ट होने के लिए। क्योंकि आयरन जो है वो उसकी हीट कैपेसिटी यहाँ पे यूज़ हो रही थी, वो उसका फेज़ चेंज नहीं हो रहा, उसका तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला यूज़ किया जो हम पहले भी देख चुके हैं। मास ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो हीट आइस ने जो गेन की है वो सारी की सारी उसको मेल्ट करने में लगी है। तो इसमें हमारे पास जो इस हीट का जो फार्मूला होता है वो मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसमें हमें मास ऑफ आइस निकालना था तो इक्वेशन को रीऑर्गेनाइज कर दिया है। जो हीट लॉस्ट वाला जब हम उसमें जब हम वैल्यू रख रहे होते हैं तो हमने देखा था कि हायर टेम्परेचर रखते हैं पहले और फिर लोअर टेम्परेचर रखते हैं। तो उसमें मास ऑफ आयरन जो था उसका इनिशियल टेम्परेचर हाई था, फाइनल टेम्परेचर लोअर था, तो उसे हमने Ti माइनस Tf करके रखा है। तो मास ऑफ आयरन की वैल्यू रख दी है जो 2 kg दी हुई थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास बुक में जो टेबल है उसमें दी हुई है, हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, और वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इनिशियल टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो लिख दिया है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आइस का मास जो मेल्ट हुआ है वो आ जाएगा 1.93 kg, ठीक है। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, उसमें बुक पे चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। इसमें वो कह रहे हैं कि एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें 400 जूल्स की हीट जो है वो सप्लाई हुई है एक सिस्टम में, ठीक है। हीट सप्लाई हुई है सिस्टम में 400 जूल्स की, और उसी वक्त जो है वो सिस्टम ने वर्क भी डन किया है, ठीक है। 150 जूल्स का जो वर्क है वो सिस्टम ने किया है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि बताएं कि इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज़ आएगा वो कितना होगा। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं।
तो इसमें हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है 400 जूल्स, क्योंकि हीट सप्लाई हुई है तो ये पॉजिटिव है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 150 जूल्स दी हुई है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव है। और डेल्टा यू की वैल्यू हमने निकालनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, उसमें डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी हमें दी हुई है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सिंपल सब्ट्रैक्शन के बाद जो है वो हमारे पास डेल्टा यू की या इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 250 जूल्स। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। 11.8 में वो कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी, एक सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है 400 जूल से। ठीक है, 400 जूल से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, और इसके अलावा इसी वक्त जो है उसने 800 जूल्स का वर्क भी किया है, सिस्टम ने वर्क किया है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी है तो ये डेल्टा यू भी इस केस में पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो हीट सप्लाई की गई है प्रोसेस के दौरान वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो अगेन हम जो है वो हमें ये डेटा दिया हुआ है, डेल्टा यू पॉजिटिव का 400 है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव का 800 जूल्स है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगेन वही स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसमें वैल्यूज़ जो नोन वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1200 जूल्स। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। 11.9 में ये एक हीट इंजन रिलेटेड सवाल है। हीट इंजन है जो कि 200 जूल्स का वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है हर साइकिल में, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% है। ठीक है, हमें वर्क और एफिशिएंसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। हर साइकिल ऑफ ऑपरेशन के लिए वो कह रहे हैं कि बताएं कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि कितनी हीट वो रिजेक्ट कर रहा होगा, एक्सपेल कर रहा होगा। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, और हमें वर्क की यानी कि W की वैल्यू दी हुई है, और E की वैल्यू या एफिशिएंसी की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमें W की और E की वैल्यू दी हुई है, हमें Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 11.42 से जो बुक में इक्वेशन 11.42 दी हुई है, वहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी का ये फार्मूला आ जाता है कि E इज़ इक्वल्स टू W/Q1। अब इसमें हमारे पास E और W की वैल्यू मौजूद है, जब हम वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास Q1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 1000 जूल्स। तो ये वो हीट है जो कि उसने सप्लाई की, जो कि पार्ट ए था। पार्ट बी में हमें हीट रिजेक्टेड भी फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 11.41 जो बुक में दी हुई है, वहाँ से हमारे पास हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। तो इसमें वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है, Q1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी 800 जूल्स। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं, उसमें पहले बुक पे इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जो अगला सवाल है 11.10, वो भी हीट इंजन से ही रिलेटेड है, और इसमें वो कह रहे हैं कि हीट इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है दो रेजर्वायर्स के दरमियान, जिनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इसमें जो लोअर टेम्परेचर रेजर्वायर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जो हायर टेम्परेचर अब हॉट रेजर्वायर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहे हैं इस इंजन की क्या होगी। अच्छा, जहाँ कहीं भी मैक्सिमम एफिशिएंसी का लफ्ज़ आएगा इंजन के हवाले से, तो वो हमने जब टॉपिक पढ़े थे तब भी हमने देखा था, तो उसका मतलब ये है कि वो कार्नोट एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है जो कोई इंजन अगर अटेन कर सका तो अटेन कर सकता है। वो जो है वो कार्नोट एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी का इंजन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो 11.10 में हमें T2 जो था कोल्ड बॉडी रेजर्वायर का जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो दिया हुआ था। क्योंकि इन फार्मूलाज में टेम्परेचर्स केल्विन में इस्तेमाल होता है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। हॉट बॉडी रेजर्वायर का टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ था, उसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है।
और एफिशिएंसी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है पहले पार्ट में। तो अच्छा, इसमें हमें एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, मैक्सिमम की जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम की जब बात होगी तो कार्नोट एफिशिएंसी निकालनी है। तो बुक में इक्वेशन 11.44 हमें दी हुई है, जो कि ये है E=1 - T2/T1। इसमें T2 और T1 की वैल्यू केल्विन में हमारे पास है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू आएगी 0.48, या जिसको जब हम परसेंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 48%। ठीक है, तो अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, 11.11 में वो कह रहे हैं कि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर था कार्नोट इंजन का, वो उसका टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस, और उसकी एफिशिएंसी हमें दी हुई है कि वो 40% एफिशिएंसी पे काम कर रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% तक बढ़ जाए, या उसकी बढ़ के 50% हो जाए एफिशिएंसी। तो कितना डिग्रीज़ जो है वो हमें हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, हॉट बॉडी रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितना डिग्रीज़ इस एफिशिएंसी के इंक्रीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, अचीव करने के लिए, यानी कि इस इंजन की एफिशिएंसी को 50% तक ले जाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो 11.1 में जो हमारे पास इनिशियल केस था जब उसकी एफिशिएंसी 40% थी, और T2 तो इसमें सेम ही रहेगा क्योंकि कोल्ड बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट है। और पहले एफिशिएंसी उसकी 0.40 थी, तो सबसे पहले तो हमें पहले केस का T1 पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वही इक्वेशन 11.44 ही यूज़ करके हमने जो है वो T1 की वैल्यू निकाल ली है, सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं जो हमें दी हुई थी E और T2 की। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इस केस के लिए, यानी कि जब 40% एफिशिएंसी पे सिस्टम काम कर रहा है, इंजन ऑपरेट कर रहा है, उस वक्त जो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 466.67 केल्विन है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हमने एफिशिएंसी की वैल्यू को 40% के बजाय 50% या 0.50 रख दिया है। T2 इस केस में सेम ही रहेगा, और T1 डैश की यहाँ से फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 560 केल्विन, यानी कि इस केस में जब एफिशिएंसी इंजन की जो है वो 50% है, तो उस वक्त हॉट बॉडी रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो 560 केल्विन है। तो अब उन्होंने कहा था कि हॉट बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना डिग्रीज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो अब हमें चेंज निकालना है। तो पहले जो टेम्परेचर था उसको इस टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस है हॉट बॉडी के टेम्परेचर का, वो आ जाएगा 93.33 केल्विन। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि अगर हम T2 को इस केस में कांस्टेंट रखते हैं 280 डिग्री सेल्सियस 280 केल्विन पे, तो हमारे पास जो है वो हमें हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 93.33 केल्विन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा एफिशिएंसी को 40 से 50 करने के लिए, जबकि उसका इनिशियल हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर हो वो 466.67 केल्विन है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इस बुक के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गए हैं, और इस तरह ये हमारा जो चैप्टर 1 है वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।